Hello students, welcome all of you. In this video, we are going to discuss a very important topic which is Bernoulli's principle or Bernoulli's theorem, which is usually asked in 11th internal schools or colleges examinations as a long question or short type questions also. This topic is related to chapter 10, mechanical property of fluids of class 11 physics. First of all, we have to discuss a statement of Bernoulli's principle. इस टॉपिक को 11th क्लास 11 के स्कूल इंटरनल एग्जामिनेशंस में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है. स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम. सो वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस its a statement, that is a statement of Bernoulli's theorem or Bernoulli's principle. Bernoulli, a Swiss scientist, gave a very important theorem in hydrodynamics related to an ideal fluid or perfect fluid, that is incompressible and non-viscous. Incompressible fluids are liquids. So according to Bernoulli, total energy of an ideal fluid in a steady or a streamline flow remains constant at any place or at any section of a tube through which the fluid is flowing. Ideal fluid is flowing. Bernoulli's थ्योरम के अनुसार जब किसी ट्यूब से होकर या किसी जगह से होकर के किसी आइडियल फ्लूइड का एग्जाम्पल लिक्विड, क्योंकि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होता है. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड उसे कहा जाता है जिसका पूरे फ्लो के प्रोसेस में डेंसिटी चेंज नहीं करता है. तो चूंकि लिक्विड्स का डेंसिटी फ्लो के समय चेंज नहीं करता है, इसलिए लिक्विड्स आर सपोज टू बी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. तो जब किसी ट्यूब से होकर या किसी जगह से होकर के आइडियल फ्लूइड का फ्लो होता है, और फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो तथा स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो क्या है? वैसा फ्लो जिसमें फ्लूइड के फ्लो का पाथ के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड पार्टिकल्स का और लिक्विड मॉलिक्यूल्स का स्पीड कांस्टेंट होता है एंड डायरेक्शन भी फिक्स्ड होता है. डायरेक्शन भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर. दैट फ्लो इज कॉल्ड अ स्टेडी फ्लो एंड और अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो जब किसी ट्यूब से होकर सपोज किया जाए किसी आइडियल
फ्लूइड का या लिक्विड का फ्लो होता है तो उस ट्यूब के किसी भी सेक्शन पर उस लिक्विड का, उसके लिक्विड के पर यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तीनों का सम कांस्टेंट होता है, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम. सो राइट डाउन statement of Bernoulli's principle. Total energy per unit volume. Total energy means pressure energy per unit volume, potential energy per unit volume, and kinetic energy per unit volume of an ideal fluid or liquid. उसे total energy. So total energy per unit volume, that is pressure energy per unit volume, pressure energy plus potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume, kinetic energy per unit volume means total energy of an ideal fluid or liquid per unit volume, that is pressure energy per unit volume plus potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume. So total energy per unit volume of an ideal fluid. Ideal fluid किसे क्या कहा जाता है? Ideal fluid is that fluid which is incompressible and non-viscous. Of an ideal fluid in the steady and or a streamline flow. स्ट्रीमलाइन फ्लो जब लिक्विड का होगा, फ्लूइड का होगा तो स्टेडी फ्लो होगा. इन द स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन. उस ट्यूब के किसी भी जगह पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के टोटल का पर यूनिट वॉल्यूम का टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी भी जगह, चाहे वह इंड बी हो, सपोज किया जाए इंड एक ट्यूब है बी सी, तो उसके इंड बी पर लिक्विड का प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि हाइट के कारण होगा सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस से, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि उस इंड पर, इंड बी पर लिक्विड की स्पीड v1 के कारण होगा. The total energy per unit volume of the liquid at end B of the tube, that is P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square. इन तीनों का सम, और इन सी पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज प्रेशर एनर्जी सपोज किया जाए P2 है, ट्यूब का हाइट इन सी का H2 है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा rho GH2 एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि स्पीड कितना है इन सी पर लिक्विड का स्पीड है v2, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट इन सी कितना हो जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर. तो तीनों का सम कांस्टेंट होगा, मतलब P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर इक्वल्स टू इन बी पर टोटल एनर्जी लिक्विड का दैट इज P1 प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH1 प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, हाफ रो v1 स्क्वायर. वह कांस्टेंट होगा, मतलब जितना इंड बी पर टोटल एनर्जी लिक्विड का पर यूनिट वॉल्यूम होगा उतना ही सी पर होगा. और इसे बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज प्रिंसिपल कहा जाता है. और जब बर्नौलीज थ्योरम को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा, दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH1 प्लस रो GH किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, इंड बी पर तो H1 हाइट है, मतलब इन बी का हाइट H1 है हॉरिजॉन्टल सरफेस से इस ट्यूब का, और सी पर हाइट कितना है H2 है, इन सी का हाइट कितना है H2 है, और किसी पार्टिकुलर जगह पर प्लेस पर ट्यूब का किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर ट्यूब का हाइट कितना हो, अगर h है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ कितना होगा, रो GH हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम. सो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन एंड अ स्टेडी फ्लो of the liquid at any section of the tube remains constant, and this is called Bernoulli's theorem. At any
cross section of the tube remains constant and it is called Bernoulli's. This is the statement of Bernoulli's principle or Bernoulli's theorem. In mathematically, it can be written as that is pressure energy per unit volume at any point of the or at any section of the tube P plus potential energy per unit volume is of the liquid at any section of the tube rho gh plus kinetic energy per unit volume of the liquid at any section of the tube half rho v square is equal to constant. That is, we can write at two ends of the tube total energy per unit volume of the liquid, sum of potential pressure energy plus per unit volume plus potential energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume will remain constant. That is, we can write it as P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square. That is total energy of the ideal fluid at end B, say end B of the tube, and sum of pressure energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume at end C will also be equal to that at end B. That is P2 at end C of the tube, P2 pressure energy per unit volume plus potential energy per unit volume rho GH2 plus kinetic energy per unit volume rho V2 square. And this equation is called Bernoulli's equation. That is P plus rho GH plus half rho V square. That is if the statement of that is the mathematical form of Bernoulli's theorem is called mathematical form of Bernoulli's mathematical equation. If the statement of Bernoulli's principle or Bernoulli's theorem is expressed as an equation, this equation, that is P plus rho GH plus half rho V square is equal to constant, and it is called Bernoulli's equation. It is called Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. Now, proof of Bernoulli's theorem or Bernoulli's equation. Suppose a perfect fluid which is incompressible and non-viscous is flowing through a tube BC of non-uniform area of cross section. Let A1 and A2 are the cross-sectional areas of the tube at its both ends B and C respectively. The flow of fluid is ideal fluid is a streamline and a steady. बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का ट्यूब बीसी पर विचार किया जाता है। सपोज किया जाता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का ट्यूब बीसी है जिसके इंड बी का सरफेस एरिया, इंड बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1 है, एंड सी का एरिया, इंड सी का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। और इस ट्यूब से होकर के आइडियल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। जिस आइडियल फ्लूइड का एग्जाम्पल लिक्विड है, तो सपोज किया जाए उस लिक्विड का डेंसिटी रो है, जो कि पूरे फ्लो पूरे ट्यूब से बी से सी तक, इंड बी से सी तक, ट्यूब के इंड बी से सी तक इंटायर लेंथ में, इस ट्यूब के इंटायर लेंथ में जब लिक्विड का फ्लो होता है तो उसका अगर स्पीड, उसका डेंसिटी चेंज नहीं करे तो उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहा जाता है। तो सपोज किया जाए कि लेट अस सपोज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इज रो and V1 and V2 are the velocities of the liquid at end B, that is left end, and end C, that is right end of the tube.
Let P1 and P2 are the pressures of the liquid at end at end B and C of the tube respectively. P1 and P2 both are acting in inward directions, normal to areas A1 and A2 respectively. A1 and A2 are the areas of cross section of end B and C of the tube respectively. Now work done on the liquid by this pressure P1 at the left end of the tube is force into distance. Force is equal to force acting on the liquid which is entering at end B of the tube is end B से जो लिक्विड इंटर कर रहा है इस ट्यूब के अंदर में उस पर प्रेशर P1 एक्ट कर रहा है, तो इसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा लिक्विड पर वह कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of in the B of the tube, that is P1 into A1, and distance moved by the liquid in 1 second is a speed into time, that is a speed is V1, time is, if time is taken 1 second, that is V1 into 1, that is V1. So work done, write down work done on the liquid entering or which enters at end A and at end B, at end B ट्यूब का नाम BC है. The tube is the tube taken under consideration is BC. So at end B, so work done on the liquid entering at end B of the tube with velocity V1 is W1 equals to force into distance. Work done is equal to force into distance. Force acting on the liquid due to pressure P1 at in the B of the tube is force is equal to pressure multiplied by area. The pressure is P1 multiplied by area A1, because pressure is force acting per unit area. Pressure क्या होता है, force upon area. So force is equal to pressure multiplied by area in B पर, ट्यूब के इन B पर जो फोर्स लिक्विड जो इंटर कर रहा है B पर जो लिक्विड इंटर कर रहा है, तो उस पर इन B पर जो लिक्विड इंटर किया तो उस पर कितना फोर्स, किस फोर्स के कारण किया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू प्रेशर P1, तो प्रेशर इनटू एरिया multiplied by distance. So distance moved by the liquid at end B in 1 second is V1 into T, that is V1, and T is 1 second, that is 1. So work done on the liquid at end B of the tube due to pressure P1 is P1 into A1 into V1. This is equation number 1. Similarly, work done by the liquid against pressure P2 at end C of the tube. अब यहाँ पर प्रेशर किधर काम कर रहा है, एरिया इन द सी, इस ट्यूब का दूसरा इन द सी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2 है, तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रेशर किसी भी एरिया के नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर एक्ट करता है. तो P2 इनवर्ड डायरेक्शन में मतलब राइट टू लेफ्ट एक्ट कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट में लिक्विड को, जब लिक्विड सी इन से बाहर निकलेगा तो प्रेशर P2 के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा. तो हेयर वर्क डन बाय द लिक्विड at in C, that is other end of the tube, which is W2 is equal to again force into distance, that is force is equal to pressure into area, that is P2 into A2 multiplied by V2 into 1, that is a speed into time distance. Time कितना है, 1 second है. Therefore similarly work done by the liquid at the other end C of the tube
of the tube. Now moving with velocity v2, speed of the liquid at in C, other in C of the tube is v2, and at the first in B, speed of the liquid entering into the tube is v1. So work done by the liquid at the in C of the tube, in the C of the tube, moving with velocity, a speed v2, with a speed v2 against pressure p2, against pressure p2 is W2 is equal to force into distance, that is force is equal to pressure multiplied by area, P2 into A2 multiplied by V2 into 1, that is P2 A2 V2. This is equation number 2. Now net work done on the liquid to flow the liquid from end B to end C of the tube is, अब नेट वर्क डन, जिसके नेट वर्क डन जो लिक्विड पर किया जाएगा, जिसके कारण लिक्विड ट्यूब के एंड बी से सी तक इस ट्यूब के इंटायर लेंथ में फ्लो करेगा, तो नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन W इज इक्वल टू hence net work done on the liquid is W equals to W1 minus W2, that is P1 A1. W1 is P1 pressure into area into velocity V1 multiplied by W2 is P2 A2 multiplied by V2. This is net work done on the liquid. और इसी नेट वर्क डन के कारण जो लिक्विड पर किया जाएगा, उसके कारण, जो कि किसके कारण होगा? प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा। लिक्विड के प्रेशर डिफरेंस के कारण दोनों एंड पर बी, ट्यूब के इंड बी और सी के बीच प्रेशर डिफरेंस के कारण यह वर्क डन होगा, जिसके कारण लिक्विड इंड बी से इस ट्यूब के पूरे लेंथ को कवर कर इंड सी तक ट्रेवल करेगा, फ्लो करेगा। तो this net work done W is equal to P1 A1 V1 minus P2 A2 V2. This is equation number 3. Now we have to use equation of continuity. अब हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, जो कि जिसके अनुसार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज वॉल्यूम रेट ऑफ ए लिक्विड in a streamline flow remains constant at any section of the tube. That is, mathematically it can be expressed as product of area of cross section of the tube at any place multiplied by velocity of the liquid at that place. That is, product of area multiplied by velocity remains constant. So using the equation of continuity, we have A1 into V1 is equal to A2 into V2, that is product of area into velocity is equal to constant. And A1 into V1 is equal to A2 into V2 is equal to volume rate of the liquid flowing through the tube, and which also remains constant. Volume rate of the liquid flowing through the tube remains constant, and volume rate of the liquid can be written as mass upon density, because density is mass per unit volume, m by v. Therefore, volume is equal to mass upon density, where m is the, since v is the volume rate, so m is the mass rate of flow of liquid, and which also remains the same at both ends, at B and C, or at any section of the tube also.
तो जितना मास रेट इन V पर होगा उतना ही मास रेट लिक्विड का C पर होगा। मास रेट मीन्स पर सेकेंड में जितना मास फ्लो करता है किसी पॉइंट से, किसी सेक्शन से, तो 1 सेकेंड में अगर जितना मास फ्लो करेगा B से उतना ही मास फ्लो करेगा C से। सो मास रेट ऑफ द लिक्विड इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट at any section of the tube. So A1 V1 is equal to A2 V2, that is volume rate of the liquid flowing through the tube at any end is equal to since density is equal to mass by volume, therefore volume is equal to mass by density. So A1 V1 equals to A2 V2 is equal to m by rho, and m is the mass rate of the liquid flowing through the tube. This is equation number 4. Now using equation 4 in equation 3, इसमें दोनों टर्म A1 V1 मतलब फर्स्ट टर्म में इक्वेशन 3 का A1 V1 है, सेकेंड टर्म में A2 V2 है, तो दोनों टर्म के जगह पर m by rho हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 4 से, जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ऑब्टेन हुआ है। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 we get W equals to P1 multiplied by m by rho in place of A1 V1, and in second term also in place of A2 V2 we can write m by rho. तो इक्वेशन 4 का यूज इक्वेशन 3 में किया गया, तो हमारा इक्वेशन है W इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाई m by rho माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाई m by rho। अब m by rho को क्या करेंगे, दोनों टर्म में m by rho कॉमन है, इसलिए m by rho is taken can be taken out of the bracket. So we have W equals to P1 minus P2 multiplied by m by rho is taken out of the bracket. m by rho दोनों टर्म में कॉमन है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर किया। So net work done on the liquid is P1 minus P2 multiplied by m by rho. So this is equation number 5. This is equation number 5. Now using work energy theorem, this net work done on the liquid is equal to change in total energy of the liquid, that is, or increase in total energy of the liquid, that is, increase in potential energy of the liquid, and also to increase in the kinetic energy of the liquid, because in C is narrow, in C of the tube is narrow, while in V is wider. So if area of cross section of the tube is large, then velocity of the liquid flowing at that section is small, and vice versa. If the area of cross section of the tube which is so at in C of the tube, area of cross section is small, therefore velocity of the liquid at in C will large. Therefore there will be increase in kinetic energy of the liquid when the liquid reaches to point C from point B or end B. So there is increase in kinetic energy as well as increase in potential energy due to this net work done on the liquid, because height of the end C of the tube is more than that of the height of end B from the horizontal surface of the tube. तो चूंकि इंड सी का हाइट, ट्यूब के इंड सी का हाइट h2 है और इंड बी का हाइट कितना है, हॉरिजॉन्टल सरफेस h1 है, और h2 का वैल्यू क्या है, h1 से ज़्यादा है। देखा जा सकता है कि हाँ इंड सी, ट्यूब का इंड सी इंड बी के कंपेरिजन में एलिवेटेड है, रेज्ड है, ऊंचा उठा हुआ है, इसलिए इंड सी पर लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी, ट्यूब के इंड सी पर लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। H2 अधिक है, ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन सी पर ज़्यादा होगा लिक्विड का, और चूंकि इन बी इन सी के कंपेरिजन में इसका हाइट कम है इन बी के सेंटर का हॉरिजॉन्टल सरफेस से, तो इन बी पर लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्मॉल होगा, लेस होगा इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ सी। सो दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन total energy of the liquid, that is change means increase in potential energy plus increase in kinetic energy. So we can write using work energy theorem, W is equal to delta E, where delta E
is the total increase of the potential energy and kinetic energy of the liquid. So using work energy theorem, work done W, work done on the liquid W equals to, which is P1 minus P2 into rho into multiplied by m by rho, that is work done is equal to delta E. Delta E means increase in total energy of the liquid, that is delta E को लिखा जा सकता है delta EP, that is increase in potential energy, plus delta EK. K stand for kinetic, P stand for potential. The increase in potential energy is delta EP plus increase in kinetic energy delta EK, and this will equal to work done according to work energy theorem. Or work done is P1 from equation 5, P1 minus P2 multiplied by m by rho equals to delta EP is mgh2 minus mgh1. Potential energy of the liquid at end C is mgh2, while potential energy of the liquid at end B of the tube is mgh1, and because C is height of C into C is more than that of the height of B from the horizontal surface, that is H2 is greater than H1, there is increase in the potential energy of the liquid if the liquid travels from end B to end C of the tube. So increase in potential energy is mg h2 minus h1, mg कॉमन हो गया, प्लस increase in kinetic energy half m v2. Speed of the liquid at end C is more than that of the speed of the liquid at end B, because end C is narrow, so speed of the liquid at end C will more, while end B of the tube is wider, so speed of the liquid at the wider end B will be small. जो ट्यूब का जो इंच पतला होगा, नैरो होगा, तो वहाँ स्पीड ज़्यादा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि अल्फा इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, देयरफॉर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो एरिया लार्ज होगा तो स्पीड कम होगा, एरिया स्मॉल होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा. सो देयर इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर. हाफ एम कॉमन हो जाएगा तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. अब जितना सफिक्स में टर्म 1 है, 1 से रिलेटेड वाला टर्म है, सफिक्स में 1 जितना है p1, h1 से रिलेटेड टर्म है h1, फिर v1 से रिलेटेड टर्म है हाफ एम v1 स्क्वायर, h1 से रिलेटेड टर्म हाफ एम mg माइनस एम जी h1, और v1 से रिलेटेड हाफ एम v1 स्क्वायर. तो ये सभी दोनों टर्म निगेटिव है, इसको LHS में कर लिया जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा. और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड का फिर जो सफिक्स 2 वाला टर्म है mgh2 प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, ये तो RHS में है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन P2 जो टर्म है सफिक्स 2 जो प्रेशर में है, तो ये टर्म निगेटिव है, तो ये RHS में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन उसके पहले दोनों साइड में m कॉमन है, माने RHS में m कॉमन है और लेफ्ट हैंड साइड में भी m है, तो कैंसिल करा दिया जाए m को. अब रो यहाँ डिनोमिनेटर में है LHS के, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म में. देयरफॉर वी हैव P1 माइनस P2 और P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ, दोनों टर्म में रो से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. और अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि जितना 1 वाला सफिक्स में 1 सफिक्स में जितना जिस टर्म में सफिक्स में 1 है, जैसे P1 में है, रो जी H1 में है, हाफ रो v1 स्क्वायर में है, तो उसे एक साइड में कर दिया जाए. तो P1 और माइनस रो जी H1 है RHS में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर रो जी H1, एंड फिर v1 से जो रिलेटेड टर्म है जिसमें सफिक्स 1 है, तो हाफ रो v1 स्क्वायर भी निगेटिव है, LHS में आकर पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस P2 है LHS में, RHS में जाकर P2 हो जाएगा प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर
हाफ रो V2 स्क्वायर टर्म RHS में ही है तो RHS में ही रहने दिया जाए। तो ये हमें बर्नौली इक्वेशन ऑब्टेन हो गया, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट इंटू बी दैट इज P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर and it is equal to the total energy of the liquid, total energy per unit volume of the liquid at in C that is P2 plus rho GH2 plus half rho V2 square, that is जितना टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का इंड बी पर है, जहाँ लिक्विड इंटर कर रहा है V1 स्पीड से, और इंड सी पर लिक्विड का स्पीड जब लिक्विड फ्लो करके इंड बी से सी तक पहुंच गया तो उसका स्पीड V2 है, और V2 स्पीड से वो बाहर निकलेगा इंड सी से, तो वहाँ पर टोटल एनर्जी सी इंड पर भी लिक्विड के पर यूनिट वॉल्यूम का टोटल एनर्जी P2 प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो GH2 पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना सम तीनों का, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V1 स्क्वायर इन बी पर है, उतना ही सम तीनों का, मतलब ऑल थ्री टर्म्स, मतलब P2 ऑल थ्री एनर्जी दैट इज प्रेशर एनर्जी P2 एट इन सी, प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, pressure energy per unit volume at in C P2, potential energy per unit volume of the liquid at in C rho GH2, kinetic energy per unit volume of the liquid at in C half rho V2 square। तो यहाँ पर भी टोटल एनर्जी लिक्विड का इन सी पर भी पर यूनिट वॉल्यूम जितना इन सी पर है उतना ही इन बी पर है। तो इस प्रकार इन जनरल कहा जा सकता है कि अगर किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर ट्यूब का अगर लिक्विड का वेलोसिटी वहाँ पर भी है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का हाफ रो V1 स्क्वायर। अगर प्रेशर एनर्जी उस पार्टिकुलर सेक्शन पर P है लिक्विड का तो प्रेशर एनर्जी P हो जाएगा, और प्लस अगर उस सेक्शन का हाइट कितना है हॉरिजॉन्टल सरफेस से H है तो उस सेक्शन पर लिक्विड का जो लिक्विड उस सेक्शन से पास करेगा उस सेक्शन से होकर तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा रो GH हो जाएगा, क्योंकि हाइट H है किसी पार्टिकुलर प्लेस पर। तो इससे क्या लिखा जा सकता है इन जनरल, दैट इज इन जनरल वी कैन राइट, इन जनरल वी कैन राइट प्रेशर एनर्जी P प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, एंड दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन एंड we have proved Bernoulli theorem or Bernoulli principle also। अब इस पर बेस्ट प्रॉब्लम NCERT टेक्स्ट बुक में 10.14 है, जिसको मैंने बहुत पहले लगभग एक साल पहले उसका सॉल्यूशन कर रखा है अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में भी 3 पार्ट में, मतलब 3 वीडियोज में अभी तक चैप्टर 10 का NCERT के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे द्वारा किया गया है। उसे प्लेलिस्ट में भी सर्च करके वॉच किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।